Hello, welcome to our channel Vision by Charu. So our today's topic is effect of hydrogen bonding. इससे पहले मैं आपको करा चुकी हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बताया था मैंने आपको कि एक तो H रहेगा और H के सिवा दूसरे कौन से, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे तो इनमें से कोई एक और इनमें से हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का पढ़ लिया था कि इंटरमॉलिक्यूलर होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इसको समझने से पहले आप पहले वो वाली वीडियो देखिएगा तो ज्यादा इजी रहेगा आपको ये टॉपिक समझने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो उसका हम इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहला जो एक इफेक्ट है, नंबर 1, ये कहा गया कि HCl इज अ गैस। HCl गैस होती है while HF इज लिक्विड। आप अगर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो और फ्लोरीन भी उसी ग्रुप का है, क्लोरीन भी उसी ग्रुप का है और दोनों ने H के साथ बना रखा है। पर सेम ग्रुप का होने के बावजूद, उसने भी H के साथ कंपाउंड बना रखा है, उसने भी, पर सेम ग्रुप के होने के बावजूद भी HF जो है वो एक लिक्विड होता है while HCl इज गैस। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात का रीजन भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। क्योंकि अगर हम कहें कि HF का मॉलिक्यूल एक ये है और एक ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या हो जाती है, कल एक पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे इनमें आपस में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, HF के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास आ गए होंगे। ज्यादा पास आ गए तो वो अब किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड स्टेट में। वाइल HCl के केस में, Cl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तो HCl के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास ही नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई HCl लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये सबसे पहला इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किस चीज को इफेक्ट करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने यहाँ पे, स्टेट को, कि जो HCl है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बल्कि जो HF है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, देखना जरा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These bonding affect the physical properties of molecules but doesn't affect the chemical properties. ये क्या करेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो अफेक्ट करेंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया स्टेट का, फिजिकल स्टेट, एक गैसियस में एग्जिस्ट कर रहा है और एक लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों में क्या फिजिकल स्टेट का तो फर्क है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगी। पहला, HF इज अ लिक्विड व्हाइल HCl इज अ गैस। HF लिक्विड है बल्कि HCl गैस है, तो रीजन बता चुकी हूँ, बिकॉज फ्लोरीन एटम हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन क्लोरीन एटम, सो इंटरमॉलिक्यूलर। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होती है, इसलिए कौन से वाली हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन HF मॉलिक्यूल, सो HF मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड एंड मेक्स इट लिक्विड। जब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। नेक्स्ट इफेक्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट, कि जो NH3 है, NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है देन PH3। तो यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं, वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करती है, केवल किसको करेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो इसको देखते हैं कैसे। N है तो NH3 FON वाले में से तो एक है, तो NH और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल। तो इसमें आपस में क्या होगा, NH3 में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, और वो भी कौन से वाली, इंटरमॉलिक्यूलर। तो हम कह देंगे क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि PH3 को अगर मैं लूं, PH3 में तो P वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, तो हम कह देंगे PH3 वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, NH3 वाला N और H के
बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसी वजह से जो NH3 है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है देन PH3, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, because nitrogen atom has a smaller size and higher electronegativity than phosphorus atom. So intermolecular hydrogen bonding is possible in NH3 molecule. NH3 वाले में तो होगी but PH3 वाले में नहीं होगी. So boiling point of NH3 is little higher. तो उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द PH3 जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट कहा गया, फिर से स्टेट के बारे में आया कि H2O इज अ लिक्विड, वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज H2S इज अ गैस. तो इसे समझने के लिए देखेंगे. H2O और यहाँ पे कोई दूसरा ले ले, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, फिर से इंटरमोलिकुलर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. तो और H2S में क्या होगा, S वालों में तो मैंने बताया ही नहीं क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, केवल किसमें होती है, F, O एंड N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो सेम रीजन यहाँ पे होगा कि ऑक्सीजन स्मॉल साइज है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एक ही तो ग्रुप के हैं. देख लें आप, ऑक्सीजन, सल्फर और यहाँ पे सिल्वरीन, ये सारे एक ही ग्रुप के हैं. तो ऑक्सीजन स्मॉल साइज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेयर एज सल्फर में नहीं होती. इसीलिए जो H2S वाला है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. इट इज बिकॉज ऑक्सीजन एटम हैज small size and higher electronegativity than sulfur atom. So intermolecular hydrogen bonding is present between H2O molecule which makes its boiling point higher, जिसकी वजह से इसके जो boiling point है वो भी high हो जाते हैं और liquid state भी इसकी H2O वाले की exist करेगी. ओके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट में कहा गया कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, बना लेती हूं, ये आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक इन्होंने कहा है आप ले लो पैरा नाइट्रोफिनॉल, चाहे यहां से देख लो. मैं आपको पहले भी बताया था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं इनमें यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये वीक होती है. फिर इन्होंने दूसरा किससे कंपेयर करा, पैरानाइट्रोफिनॉल. ये रहा पैरानाइट्रोफिनॉल और ये एक दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल. तो एक पैरानाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा ये रहा. इन दो को, एक को ऐसे लिया और एक दूसरे को उल्टा कर लिया, इधर जिधर इसका OH है इधर इसका NO है. तो यहाँ पे इन दोनों के अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कौन से वाली होगी, इंटरमॉलिक्यूलर. तो मैं अगर कहूं कि जो ऑर्थो वाला था उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी ये तो इंट्रा वाली थी, और जो पैरा वाला है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वो इंटर वाली थी. तो इंट्रा वाली वीक होती है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है इसीलिए इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ज्यादा ही तो MPPP इनके मिलेंगे. ओके, देखना जरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर, ऑर्थो वाले का लोअर है क्योंकि उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि एक वीक बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर के. has lower boiling point than paranitrophenol because in orthonitrophenol intramolecular hydrogen bonding exists. ये हमने लिख के दिखा दिया, पहले भी बता चुकी हूँ. whereas in paranitrophenol intermolecular hydrogen bonding take place. पैरा वाले में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर एग्जिस्ट करेगी जो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओके, एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग देन इंट्रा, क्योंकि इंटर वाली जो होती है वो इंट्रा से स्ट्रॉन्ग होती है.
सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी हायर। पैरा वाला मतलब जिसमें इंटर वाली होगी वो वाला का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट इज, अच्छा आपने एक बात सुनी होगी, जब जब डिसॉल्विंग की प्रॉपर्टी आती है, जब किसी चीज को किसी में घोलना हो तो हमेशा एक लाइन याद करना, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब एक जैसा एक जैसे में ही घुलेगा। मतलब कहने की बात क्या है कि पोलर वाला पोलर में ही डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ये बात पढ़ते हैं कि जो ईथर है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ईथर में डिसॉल्व होते हैं, ये चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर है। फिर यहाँ पे कहा गया कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल आर कोवलेंट, अल्कोहल एक कोवलेंट कंपाउंड है, पर कोवलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी बट दे आर स्टिल सॉल्युबल इन वाटर। जरा ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल वाटर में इसीलिए डिसॉल्युबल होता है क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, यही है। इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। फिर कुछ और यूजेस दिए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किस किस चीज को अफेक्ट करेगा। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, प्रोटीन के स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रैंड्स इसी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज आल्सो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर, विस्कोसिटी भी जो प्रॉपर्टी है वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आती है। होप्सो आप सभी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे इफेक्ट समझ में आए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।